Hello friends, welcome to the Easy Zone. Now we are discussing about the Indian Express news analysis of 11th of July 2020 और जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। और जो लोग हमारी इस पीडीएफ को जो करंट अफेयर पीडीएफ है अगर आप उसको चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो करंट अफेयर के होते हैं उनके लिए ये न्यूज़ एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ऐसा जो फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे ऐसा फर्स्ट पेज पे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे दो ऐसे स्कीम के बारे में मुझे आपको बताना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्कीम है मिड डे मील स्कीम। ओके, तो मिड डे मील स्कीम क्या है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक्चुअली ये मिड डे मील स्कीम स्टेप इसको फाउंड किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 1995 में, 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये आता है अंडर सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है। अब ये कहाँ कहाँ फॉलो होता है, तो फॉलो जो होता है इसको लॉन्च जो फॉलो किया जाता है इसको प्राइमरी स्कूल में, जो अपर प्राइमरी स्कूल होती है प्लस गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं जैसे मदरसा मकतब एज वेल, इन सब में इसको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें कि ये किस लॉ पे फॉलो होता है तो याद रखिए नेशनल सिक्योरिटी फूड लॉ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसको ये फॉलो करता है। उसी के साथ कर्नाटका स्टेट का भी एक और मिड डे मील स्कीम जैसा ही एक और स्कीम है, सो कहते हैं जो शीरा भाग्य स्कीम, शीरा भाग्य स्कीम है, ये भी मिड डे मील स्कीम की तरह फॉलो होता है। तो याद रखिएगा मिड डे मील का स्टार्टिंग कब हुआ था तो ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो सीरा भाग्य स्कीम है ये लास्ट जो यूपीए की करंटली गवर्नमेंट आई थी, अभी तो खैर बीजेपी की गवर्नमेंट है, इससे पहले जो ज्वाइंट गवर्नमेंट थी उसने शुरू किया था। ओके, यहाँ के बाद एक और न्यूज़ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो पीएम केयर और जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी इसमें 50 लाख मतलब 1.7 करोड़ का भी इसमें अमाउंट और फंड जो है वो एलोकेट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो याद रखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पुअर है, रूरल में जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके लिए है। उसके साथ साथ ये चीज़ कब इसको लॉन्च किया गया था तो लॉन्च याद रखिए इसको 2016 में बलिया में लॉन्च किया गया था बाई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आपको वो सारी न्यूज़ कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें न्यूज़ नहीं पढ़ना है, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है जो कि पूछे जाते हैं करंट अफेयर में उसे पढ़ना है। यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको कहते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर। याद रखिएगा ये 2012 में इसको शुरुआत की गई थी, इसको स्टार्ट किया गया था 2012 में। उसके बाद अभी यहाँ से जो एक्चुअली कोई भी चाइना बॉर्डर पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ से ही शॉर्ट आउट किया जाता है। अब इनमें दो तरह के पार्टीज होती है, इंडिया की तरफ से जो होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होते हैं और चाइना की तरफ से जो पार्टीज होती हैं याद रखिए वहां से जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ चाइना के। ठीक है, ये आपको बताना था। याद रखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2012 से, इसको स्टार्ट किया गया था। लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है आज के न्यूज़ में। आपको लास्ट इकोनॉमिक पेज में ज़्यादा कुछ मिलेगा, आप इसका एडिटोरियल भी कोई ख़ास नहीं है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि अभी हमारे पीएम मिस्टर मोदी ने अभी यहाँ पे इनॉग्रेट किया है जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, एशिया का। याद रखिएगा अभी जो रीवा में अभी सोलर पावर प्लांट बनाया गया है वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट है। इसको इनॉग्रेट किए, कौन इनॉग्रेट किए हैं याद रखिएगा मिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है रीवा एमपी में। अब ये कितने मेगावाट का, तो याद रखिएगा 750 मेगावाट का ये पावर प्लांट है रीवा में। ये एक चीज और याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप है ये डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के साथ ये टाइप है। इसमें जो फंड एलोकेट हुए हैं वो 138 करोड़ रुपया इसमें फंड प्रोवाइड किया गया है। ओके, ये आपको बताना था।
तो लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा न्यूज़ नहीं। हाँ, यहाँ पे मुझे आपको बताना है, यहाँ पे दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम को आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे पहला तो न्यूज़ ये है कि नो कोविड वैक्सीन अपीयर पॉसिबल बिफोर नेक्स्ट ईयर, हाउस पैनल टोल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसा वैक्सीन अभी पॉसिबल नहीं है, लास्ट ईयर मतलब 2021 से पहले तक कोई ऐसा वैक्सीन अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तो पहले जो न्यूज़ हो गई, न्यूज़ भी आगे हम देखेंगे, बट यहाँ पे दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में याद रखिएगा, पहला तो आता है आईसीएमआर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो एक क्वेश्चंस आना इससे बिल्कुल तय है, एक से दो क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इसको ज़रूर डाला जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है आईसीएमआर, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब ये काम क्या करती है, याद रखिए, ये अपेक्स बॉडी है। ये अपेक्स बॉडी होती है, फॉर्मेशन करता है हमारा, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोशंस करता है बायोमेडिकल रिसर्च में। और ये याद रखिए, ये आपका ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बॉडी है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बॉडी है मेडिकल रिसर्च में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, अगर ये ओल्डेस्ट है तो एस्टेब्लिशमेंट इसका बहुत पहले हुआ है, 1911 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, जब दिल्ली दरबार हुई थी, इसी टाइम पे दिल्ली दरबार भी हुआ था, तो 1911 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। बट उस टाइम पे इसका नाम आईसीएमआर नहीं था, उस टाइम पे इसका नाम इफ्रा था, इरफा, आई एम सॉरी, इरफा था। अब इरफा का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये स्टार्ट किया गया था 1911 में, बट फिर आगे जाकर 2000, सॉरी फॉर दैट, 1949 में इसको आईसीएमआर बना दिया गया। ठीक है, दूसरी यहाँ पे एक और बॉडी का नाम आ रहा है जिसको कहते हैं सीएसआईआर। अब ये सीएसआईआर क्या है, तो याद रखिएगा, ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बॉडी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद रखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 सितंबर 1942 को, 26 सितंबर 26 सितंबर 1942 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके जो हेड होते हैं, सीएसआईआर के हेड होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे जो आपको, हाँ, अब ये न्यूज़ क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली न्यूज़ ये है, न्यूज़ आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, कोविड अभी क्या हुआ है कि वैक्सीन का नाम आया है। अभी एक वैक्सीन है, कोवैक्सीन के नाम से एक वैक्सीन आया हुआ है, जिसको हैदराबाद की एक कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, भारत बायोटेक, उसने इसको बनाया है, जो कि 15 तारीख से उसका ट्रायल शुरू होगा। 3 फेज में ट्रायल होना है अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर हम देखें न्यूज़ में, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि द आईसीएमआर हैड अर्लियर दिस मंथ एनविसाइज्ड द लॉन्च ऑफ कोविड वैक्सीन फॉर पब्लिक हेल्थ यूज लेटेस्ट बाय 15 अगस्त। मतलब 15 अगस्त के बाद से यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ के लिए वो वैक्सीन स्टार्ट होगा। अब ये वैक्सीन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, कोवैक्सीन है। कौन बना रहा है, तो ये भारत बायोटेक है, हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, वो बना रही है। और ये किसके साथ कोलैबोरेट करके बना रही है, याद रखिए, कोलैबोरेशन है, भारत बायोटेक का कोलैबोरेशन हो रहा है किसके साथ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, आईसीएमआर की एक और लेबोरेटरी है जो कि पुणे में है, पुणे बेस्ड एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसके साथ कोलैबोरेशन के थ्रू ये बना रही है। अब याद रखिए, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, आईसीएमआर के जो हेड है, जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखिए, बलराम भार्गव है इसके डायरेक्टर जनरल। ओके, ये आपको न्यूज़ यहाँ पे बतानी थी, और आगे ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और बॉडी का नाम आया जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको हम आपको यहाँ पे बता दें, कैग का नाम आया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये कैग क्या होता है, तो इसके नाम से ही देख रहे हैं, आपको नाम यहाँ पे इसका पूरा फुल फॉर्म नाम दिया गया है कैग का। ऑलरेडी अगर हम इसकी बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो याद रखिएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट होता है आर्टिकल 148 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में होता है। तो आपको ये बताना है कि इस, अगर आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि इसका
इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है, जो इसके हेड होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं। और एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन हम दे तो याद रखिए, इसका नॉमिनेशन, इसके हेड का जो नॉमिनेशन होते हैं, कैग के जो हेड का नॉमिनेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। इनको पूरी फैसिलिटीज, जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होते हैं, उन उसी तरीके से इनको भी पूरी फैसिलिटी दिया जाता है। और अभी अगर हमारे कैग ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी जो हमारे हैं वो राजीव माहेश्वरी अभी हमारे हैं। ओके, ये कैग ऑफ इंडिया के बारे में हो गया। लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको हमें हमें बताना है, तो मार्केट रैपिड टेस्ट किट फ्लॉन्डर एज अ अनक्लियर पॉलिसी कंस्ट्रिक्ट मार्केट साइज। ठीक है, ओके, अब ये क्या न्यूज़ है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक्चुअली अभी क्या हुआ है, आप लोगों को पता होगा रैपिड टेस्ट चल रहा है। अब 3 तरह की टेस्ट होती है। एक तो होता है आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर होता है। ठीक है, अब आरटीपीसीआर किसके साथ काम करता है, तो लाइसा टेस्ट के साथ काम करता है। अब ये आरटीपीसीआर क्या फुल फॉर्म होता है, तो रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन एक टेस्ट है, जो कि स्वैब का सैंपल लेके ये टेस्टिंग करती है। इसका बट टाइम अगर हम देखें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, 6 से 8 घंटे का टाइम होता है। एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, 60 से 70% की एक्यूरेसी होती है। बट ये किसके साथ टेस्ट करता है, तो याद रखिए अलाइसा। अब अलाइसा टेस्ट किसका होता है, तो याद रखिए वो एचआईवी के लिए हम यूज़ करते हैं अलाइसा टेस्ट, उसके साथ होता है। उसी तरीके से 2 और टेस्ट है हमारे, जिसको आईसीएमआर ने अभी बताया। अब 2 और टेस्ट क्या है, एक टेस्ट का याद रखिए जो एंटीबॉडी टेस्ट होती है। ठीक है, बट ये एंटीबॉडी जो टेस्ट है इसकी एक्यूरेसी भी कम होती है, और उस और इसकी जो अगर टाइम बात करें, टाइम स्पीड टाइम की बात करें, तो स्पीड टाइम भी थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर सैंपल की बात करें तो एंटीबॉडी में जो सैंपल लिया जाता है एंटीबॉडी टेस्ट में, वो भी स्वैब सैंपल ही होता है। बट अगर हम बात करते हैं एक और टेस्ट की, जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नाम, 1 मिनट, यस, एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंटीग्लिक टेस्ट। अब ये जो अब ये जो एंट 1 मिनट, यस, ये रहा एंटीजेनिक टेस्ट। ठीक है ना, एंटीजन टेस्ट जो होता है इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों में। आरटीपीसीआर हो गया या एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, और में इन दोनों से ज़्यादा एंटीजन टेस्ट की एक्यूरेसी होती है। टाइम भी इसका बहुत कम लगता है, ये 4 से 6 घंटे में रिजल्ट दे देता है। बट इससे जो सैंपल लेते हैं वो हम ब्लड सैंपल लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ें बताई गई कि जिसमें अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि कुछ किट की वजह से कुछ सही यहाँ पे वर्किंग नहीं चल रहा है। अब जो यहाँ पे एक और किट की बात की गई, याद रखिए मैन्युफैक्चर्ड पूछा जा सकता है किसने बनाया है, तो कोविड कवच लाइसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो जो एनआईवी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, उसके द्वारा एक कवच स्टार्ट किया, एक टेक्नोलॉजी कवच स्टार्ट किया गया है, जिसको हम कहते हैं कोविड कवच लाइसा टेक्नोलॉजी। कोविड कवच लाइसा टेक्नोलॉजी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे भी समझने और सीखने को कुछ मिला होगा। यूजीसी आया है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आपको बताते हैं, यूजीसी जो होता है, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। अब ये काम क्या करता है, पहला जो चीज होता है ये काम क्या करता है, तो याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेट करता है हायर, जो हमारे हायर एजुकेशन है, हमारे नेशन में जो हायर एजुकेशन है, बॉडी है, उसको डिटरमाइन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एक्ट से पास हुआ है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो एक्ट से पास हुआ है। अभी जो इसका एक्ट होता है, याद रखिए यूजीसी एक्ट 1956 का है, यूजीसी एक्ट 1956 का एक्ट है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो 28 दिसंबर 1953 को, 1953 में, 28 दिसंबर 1953 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अभी इसके चेयरमैन हैं डीपी सिंह, और इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में है। ओके, तो यहाँ भी आपको सीखने को मिला है। लेट्स आगे चलते हैं। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम उसे सिर्फ देखेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको मुझे बताना है, देखिए न्यूज़ तो खैर अभी आपको पता ही होगा कि जो गलवान घाटी में हुआ उसकी वजह से यहाँ पे अभी नेक्स्ट टू कमांडर कॉप्स होने वाला है फिर से। तो
ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। याद रखिए यहाँ पे 3 ऐसे लोकेशंस का नाम आया है, जिसमें एक गलवान है, हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है रिसेंट इन न्यूज़ दिस लोकेशन वेयर इज व्हाट। तो याद रखिएगा, तो हॉट स्प्रिंग गोगरा या गलवान कहाँ पड़ता है? तो ये आपको लद्दाख में पड़ता है। ठीक, अब आगे यहाँ पे एक और जो न्यूज़ बताया गया है वो मैं बता दूं। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा मैप समझा सकता हूँ, तो मैप से ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये जो है ये लद्दाख का रीजन है, और ये अक्साई चीन है। ओके, यहाँ पे एक लेक होता है, एक सॉल्ट लेक है, जिसको हम कहते हैं पोंग पोंगोंग सो लेक। ठीक है, पोंगोंग सो लेक, अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी तो वहां पे भी ये चीज दिखाया गया है। तो पोंगोंग सो लेक, उसके एक साइड पे तो इंडियन कंट्रोल होता है, दूसरे साइड पे चाइनीज कंट्रोल होता है। ओके, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे एक्चुअली कैराकोरम माउंटेन है। अगर आपको ज्योग्राफिकल थोड़ा सा नॉलेज हो तो यहाँ पे पता होगा कि कैराकोरम माउंटेन, जो कैराकोरम रेंज है, वो इसी जगह से क्रॉस करता है। तो यहाँ पे अगर आप सैटेलाइट के ऊपर से देखेंगे तो वो एक तरह से फिंगर की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे जो फिंगर माउंटेन कहा जाता है उसको, उस पे से जो फिंगर 8 तक है, वो फिंगर 8 तक का कंट्रोलिंग इंडिया का होता है। बट चाइनीज ट्रूप्स ने फिंगर 4 तक आ चुके थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया था, चाइनीज हैव कम टू 4 फिंगर 4। मैंने आपको बताया अभी कि चाइनीज जो है फिंगर 4 तक आ चुके थे, जबकि उनका लोकेशन फिंगर 8 से बाहर का होता है। फिंगर 8 तक तो हमारा होता है, बट इंडिया क्लेम करती है फिंगर 8 तक। फिंगर 4 तक तो हम पेट्रोलिंग करते हैं, बट चाइनीज बोलता है कि आपका जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि आपका फिंगर 2 तक ही आपका रीजन है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। यही चीज यहाँ पे बताया गया, चाइनीज हैव कम अप टू फिंगर 4 फ्रॉम नेक्स्ट अर्लीस्ट लोकेशन एट द फिंगर 8। फिंगर 8 से जो कि वो फिंगर 4 तक आ चुके थे। तो फिंगर आर स्पर्ट जेटिंग आउट टू रिच द नॉर्दर्न जो बैंक है ऑफ सॉल्ट लेक का, जो पोंगशू लेक है हमारा, उसका नॉर्दर्न बैंक जो होता है वो फिंगर 8 तक जाता है। इंडिया हैज द एडमिनिस्ट्रेटिव बेस द वेस्ट ऑफ फिंगर 3। फिंगर 3 के पास इंडिया का ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, क्योंकि लद्दाख हमारा रीजन है, तो इसलिए वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस ऑलरेडी है। द मेन इंडिया बेस इज द फिंगर, अगर हम बात करें तो फर्दर द वेस्ट ऑफ फिंगर 2। फिंगर 2 के पास हमारा मेन बेस है। हमने बताया कि फिंगर 2 तक तो हम लोग ऑलरेडी पेट्रोलिंग चलती रहती है। तो चाइना क्लेम करती है कि ऑलरेडी आपका जो फिंगर 4 तक लोकेशन है। ठीक है, बट हमारा जो लोकेशन है, हमारा जो एरिया है वो फिंगर 8 तक जाता है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पे कुछ पर्सन बेस्ड है नॉलेज, उसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पे एक्चुअली आपको एक एक करके सारी नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर पहली क्वेश्चन ये आता है कि चीफ ऑफ डिफेंस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है, तो याद रखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो जनरल विपिन रावत हैं। ये ऑलरेडी हमारे आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। ठीक, अगर आर्मी चीफ अभी हमारे कौन है, तो याद रखिए आप मदन मोहन नरवाणे हैं। नेवी चीफ की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह है। अगर एयरफोर्स चीफ की बात करें तो RKS भदौरिया है उनके एयरफोर्स चीफ। ओके, जो कि अभी LAC पे चल रहा है मामला, उस पर ये चीजें हुई हैं। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। एज सच यहाँ पे एज एज इट इज कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं। NIA का नाम आ रहा है यहाँ पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब NIA का काम क्या होता है? ये एक्चुअली जो टेरर एक्टिविटीज चलती है ड्यूरिंग द नेशन ऑफ बाउंड्रीज, जो इंडिया के अंदर अगर कोई भी टेरर एक्टिविटीज हो रही थी उसको ये टैकलिंग करता है। इस तरह से एक और CBI होता है, याद रखिएगा CBI जो होता है, CBI ये कोलैबोरेट करता है इंटरपोल से, और ये करप्शंस के केसेस को ज़्यादा देखता है। और टेरर, और अगर हम बात करें टेरर एक्टिविटीज़ की, तो वो NIA देखता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एक्चुअली एक एक्ट से पास हुआ है, जिस एक्ट का नाम है NIA एक्ट 2008। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। एज सच यहाँ पे आगे एज सच कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। अ, आज का जो एडिटोरियल है पूरा फिलोसफर है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस पर भी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसको आज कम एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बस बताना है व्हाट वर्क ऑफ अ कोविड ट्रीटमेंट। कोविड ट्रीटमेंट के लिए जो क्या क्या वर्क हुआ उसके बारे में, तो कुछ कुछ ऐसे बॉडीज़ की नाम है, बट मैं सारा बॉडीज़ आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, कुछ चीज़ों को बताऊंगा। जैसे विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो होता है वो इम्यून सिस्टम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जो विटामिन सी है, मोर विटामिन सी मे हैव बीन कंज्यूम्ड देन ऑरेंज
सिंस द कोविड बिगेन इट इट डज नॉट वर्क, जबकि ये भी वर्क उतना ज़्यादा खास करा नहीं है। फेविपिरावीर जो हमारा फेविपिरावीर के बारे में भी आप देख ले तो कोई भी ज़्यादा खास नहीं हुआ। बट हाँ, यहाँ पे दो ऐसी टेस्टोलॉजी ट्रायल चल रही है। एक तो डब्ल्यूएचओ की ट्रायल चल रही है इंडिया के साथ, एक और यूके की ट्रायल चल रही है इंडिया के साथ। ये दो अलग अलग ट्रायल कर रहे हैं, उन दोनों का ट्रायल के बारे में बता दें। एक्चुअली अभी रिसेंटली जब कोविड का स्टार्टिंग हुआ था ड्यूरिंग मार्च, तो आपको याद होगा हाइड्रोक्लोरोऑक्सिल का काफ़ी ज़्यादा नाम आया था, ठीक है। तो जिसमें यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी मंगवाया था। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपको बताना है कि यहाँ पे दो टेस्ट है। देखिए, जो लार्ज क्लिनिकल टेस्ट चल रहा है इंडिया के साथ, एक तो डब्ल्यूएचओ का चल रहा है जिसको हम कहते हैं सॉलिडेरिटी टेस्ट। अब जो सॉलिडेरिटी टेस्ट है वो इंडिया का चल रहा है। वहीं अगर यूके की बात करें, इंडिया के साथ ट्रायल चल रहा है यूके का, तो क्या नाम है उसका, रिकवरी ट्रायल। रिकवरी ट्रायल जो है वो यूके का है। सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है वो डब्ल्यूएचओ का है। ओके, लेट्स यहाँ पे फिर प्लाज्मा के बारे में बताया गया। तो कोई ये खास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने अपने लिए करा था। अब यहाँ पे फिर आपको बस एक इन शॉर्ट न्यूज़ आपको बता दें कि अभी क्या हुआ था कि डब्ल्यूएचओ को 32 कंट्रीज़ के जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक लेटर लिखा कि क्या ट्रांसमिशन एयरबॉर्न से भी पॉसिबल है। तो डब्ल्यूएचओ ने बाद में फिर इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि यस, हाँ पॉसिबल है। अब जो ट्रांसमिशन होता है वो दो तरह से होता है, ठीक, याद रखिए। ट्रांसमिशन जो होती है वो दो तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस का। क्योंकि पहले तो ये समझना है, कोविड जो वायरस है वो तो जूनोटिक है, वो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वायरस है, ठीक। अब इसके बाद ये ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो रहा है, तो ट्रांसमिशन दो तरह से होता है। एक जो ट्रांसमिशन होता है, याद रखिए, वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब हो गया कोई कोई स्नीज कर रहा है या कोई थूक रहा है, थूकने से या स्नीज करने से अगर कोई वायरस ऑलरेडी जिनके बॉडी में कोई कोविड पॉजिटिव पर्सन है और अगर वो इधर उधर थूकता है तो उससे क्या होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी ट्रांसमिशन की, तो दूसरा जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो अभी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे बताया है। अब डब्ल्यूएचओ ने क्या कह रहा है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है अपडेट वर्जन ऑफ इट्स 29 जो साइंटिफिक ब्रीफ था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कोविड वायरस 19 का। ये चीज इन्होंने बताया जो आपको पूरी तरीके से हमने बता दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अपडेट कम डेज आफ्टर द ग्रुप ऑफ 239 साइंटिस्ट फ्रॉम 32 कंट्रीज, जो पब्लिश किया था डब्ल्यूएचओ को कि नहीं रिकॉग्नाइज हुआ है पोटेंशियल ऑफ एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ कोविड 19। तो कोविड 19 में एयरबॉर्न स्प्रेड से भी कोविड 19 की जो वायरस है वो भी बढ़ रहे हैं। अगर इन केस जिस भी कंट्रीज में अगर एयरबॉर्न के थ्रू अगर ये कोविड फैल रहा है या कोविड का स्प्रेड ओवर हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ही एक उसके लिए बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि इसलिए कहा जाता है कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। अब फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें तो इसका टाइम क्या होता है, 3 फीट से 6 फीट तक का फिजिकल डिस्टेंसिंग होता है, तो आपको वो मेंटेन रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब डब्ल्यूएचओ की बात आई तो मैं थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको बता दूं। अब डब्ल्यूएचओ क्या है, तो याद रखिए ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि ग्लोबल लेवल पे ये ग्लोबल लेवल पर मेंटेन करता है जो ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक वगैरह को ये देखता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है या जीका वायरस या एबोला वायरस है, उसको ये उसको ये नज़र रखता है। दूसरी चीज़ें ये है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो याद रखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 को, 7 अप्रैल 1948, 48 है 1948 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। तो यहाँ से भी आपको एक फैक्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो याद रखिए इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपको जेनेवा में है। इसकी 150 मेंबर्स अगर आप बात करें तो 194 मेंबर्स हैं, जिसमें से 150 कंट्रीज में इसका ऑफिस है और 6 रीजनल ऑफिस है। और ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कोलैबोरेट करता है हर स्टेट के। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हांगकांग का चल रहा है, तो मैं आपको बस 2-3 चीज़ें हांगकांग के बारे में बता दें। एक्चुअली जो हांगकांग था वो 1997 से पहले ये अंडर ब्रिटिश कंट्रोल आता था। 1997 में के बाद ब्रिटिश ने चाइना को 50 ईयर्स के लिए
एक ऑटोनॉमी बॉडी के रूप में इसको दे दिया कि आप इसको देखोगे। बट जो यहाँ जो थ्योरी चलेगी वो ऐसा होगा कि वन कंट्री टू सिस्टम का थ्योरी होगा, कि कंट्री तो एक ही होगी, चाइना का ही पूरा रेंज होगा, बट इन दोनों के अंदर में दो सिस्टम होंगे। चाइना का जैसे आपको चाइना का जो वहाँ का कम्युनिस्ट बॉडी है, तो कम्युनिस्ट सिस्टम वहाँ चलता है, बट हांगकांग में होगा वो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा जो कि डिफरेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ था। बट चाइना ने अभी 50 ईयर्स तक का टाइम दिया था, बट चाइना ने पहले ही इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, और मतलब यहाँ पे रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ वगैरह इस टाइप की चीज़ें लाना शुरू कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बताना, क्योंकि अभी टिकटॉक बैन हुआ है, तो हो सकता है उसके लिए उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाए। टिकटॉक जो है वो चाइनीज बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है बाइट डेंस, बट ये चाइना में ऑपरेट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। टिकटॉक जो है उस कंपनी का नाम है बाइट डेंस, बट ये चाइना में ऑपरेट नहीं होता है। जो चाइना में टिकटॉक का ऑलरेडी ऑपरेट एप्लीकेशन जो ऑपरेट होता है उसका नाम है दोइन। दोइन जो है वो चाइना में ऑपरेट होता है, टिकटॉक नहीं होता है, याद रखिएगा। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। WHO के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो लोकेशन बेस्ड न्यूज़ है। एक्चुअली अभी यहाँ पे मैं बता दूं, टर्की जो है, टर्की का रीजन ये कुछ इस तरह से पड़ता है। ये वाला यूरोप का है और ये एशिया का रीजन पड़ता है, ये टर्की है। टर्की की एक जगह है इस्तांबुल। ओके, टर्की में एक जगह है इस्तांबुल। वहाँ पर वहाँ पर एक म्यूजियम था। एक्चुअली वो एक म्यूजियम था जिसका नाम था हैगिया सोफिया म्यूजियम। ठीक है, हैगिया सोफिया म्यूजियम था। ये जो म्यूजियम आप देख रहे होंगे ये म्यूजियम है, हैगिया सोफिया म्यूजियम था। अब ये जो म्यूजियम है ये एक्चुअली इसको दो ऐसे डिफरेंट रिलीजन है वो देखते थे। पहले की बात करें तो पहले एक्चुअली यहाँ पर क्रिश्चियन जो रिलीजन था वो उसके अंडर में आता था। ये कब पहले बिल्ट हुआ, बिल्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये बिल्ट हुआ है, अगर जो हेगिया सोफिया की बात करें तो ये ऑलरेडी बिल्ट हुआ है 6th सेंचुरी, जो 537 में। एक्चुअली इसका रियल डेट है 537 में इसको बिल्ट किया गया था। 6th सेंचुरी में इसको बिल्ट किया गया था हेगिया सोफिया को। ये ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है बाइजेंटीन क्रिश्चियन आर्किटेक्ट का। बाइजेंटीन क्रिश्चियन आर्किटेक्ट का ये, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बाइजेंटीन के बारे में पढ़ा होगा कि इस्तांबुल, आज का जो इस्तांबुल, उस टाइम पहले इसको किस्तुनतुनिया बोला जाता था, किस्टनपोल बोला जाता था, किस्टनतुनिया, कैस्टेंटिनोपोल उस टाइम पे बोला जाता था। तो बेंजामिन क्रिश्चियन आर्किटेक्ट के अंदर ये उसकी आर्किटेक्ट बेस्ड है। और ये आपको याद रखिएगा कि ये यूनेस्को का, जो यूनेस्को होती है हमारे, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब हुआ क्या था कि पहले, मतलब बिफोर ओटमैन अंपायर, अब ओटमैन अंपायर जो आए हैं वो अप्रॉक्स 13 to 14 सेंचुरी में उसका शुरुआत हुआ था, ओटमैन अंपायर का। तो उससे पहले तक ये पहले क्रिश्चियन रूल के लिए वो एक क्रिश्चियन आर्किटेक्ट था, जो कि वर्ल्ड में, अभी याद रखिए, ये ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है बेंजामिन क्रिश्चियन आर्किटेक्ट का इन द वर्ल्ड में। इसके अलावा कहीं और इस तरह का ऐसा आर्किटेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ था। बाद में जब ओटमैन अंपायर आए तो उसको ये कन्वर्ट करके, इस म्यूजियम को कन्वर्ट करके वो बना दी थी, एक मस्क बना दिया गया था, जो मस्जिद थी जहाँ पे लोग रिलीजियस फॉलो करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बाद में जब ओटमैन अंपायर के बाद, फिर जब 1923 के बाद, जब 1923 के बाद जब रिवॉल्यूशन हुआ टर्की में, तो फिर वहाँ से रिवॉल्यूशन 93 के बाद टर्की को एज अ सेकुलर कंट्री बताया गया। उसके बाद इसे एज अ म्यूजियम बना दिया गया था, जिसमें दोनों लोग आते थे, चाहे वो आपके मुस्लिम कम्युनिटीज़ के भी लोग होते थे और वहीं क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोग होते थे। उसके बारे में और यहाँ पे लिखा गया है, द सोफिया हैगिया, हैगिया सोफिया वॉज बिल्ट इन 537 बाई बेंजीन एम्पायर, जिसका नाम था जस्टिनियन। जस्टिनियन ने इसको बनाया था। तो पहला फैक्ट्स आपको यहाँ से कवर हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिश्चियन चर्च और ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्च है इन द वर्ल्ड में। इस चर्च को रिमेन रखा गया 1453 तक। ये अंटिल चर्च था, मैंने आपको बताया था कि ये 1453 तक, इट मीन्स कि 15th सेंचुरी तक ये चर्च था। आफ्टर 15th सेंचुरी जब कैस्टनपोल, ये जो कैस्टनपोल है, इट मीन्स कि इस्तांबुल, आज का जो इस्तांबुल है, इसको कैस्टनटिनपोल बोला जाता था। कैस्टनटिनोपल के टाइम पे ओटमैन एम्पायर का जब इस पर कैप्चर्ड हुआ तो फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया एज अ मस्क। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे अब जो ओटमैन एम्पायर थे उनका क्या नाम था, जिन्होंने इसको कैप्चर किया था कैस्टनपोल को, तो याद रखिए उनका नाम था मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क नाम था उनका, जिन्होंने 1935
से बिफोर, मतलब 1923 एज बेसिकली समझ सकते हैं कि इससे पहले तक तो ये यहाँ पे ओटमैन एम्पायर हुआ करती थी। तो ओटमैन एम्पायर इसके अंदर में इसको एज अ मस्क बनाया था। बट उसके बाद जब 1923 के बाद जब टर्की में एज अ सेकुलरिज्म की तरह नेशन बनाया गया, सेकुलरिज्म नेशन बनाया गया था, तो फिर इसको एज अ म्यूजियम बना दिया गया था, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये यहाँ पे आपको दो चार फैक्ट्स थे जो आपको ये समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। अब आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज में यहाँ पे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि एक नेशनल स्टैटिकल ऑफिस आया है। तो याद रखिए, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस की अगर हम बात करें तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो होता है ये नॉर्मली एक सर्वे करता है, इकोनॉमिक वे में एक सर्वे करता है, जिससे आपको रेटिंग बताता है क्या रेटिंग है अभी, क्या हमारा जो कंट्रीज है आउटपुट है, क्या ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में भी लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अनलॉकडाउन हेल्प इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिकअप, क्योंकि लॉकडाउन से हमारी इकोनॉमी काफी डाउन हुई थी, बट अभी क्या कि वो पिकअप हुई है। बट जो फैक्ट्रीज है वो अभी भी स्टिल निगेटिव में है। तो ये जो निगेटिव या पॉजिटिव देता है तो वो कौन देता है, वो याद रखिएगा आईआईपी देता है। अब आईआईपी क्या होता है, तो याद रखिए आईआईपी का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शंस होती हैं उसकी इंडेक्स देती है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें दो तरह का इंडेक्स इंडेक्स आता है। अगर 50 से ग्रेटर देन 50 है तो वो होगा आपका एक्सपांशन होगा। अगर लेस देन 50 है तो याद रखिएगा वो होगा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि वो कम हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया, इस सर्वे में बताया गया है कि लॉकडाउन के बाद जो हमारा इंडेक्स आया है उसमें रिफ्लेक्ट किया है, एक ग्रेडेड पिकअप रिफ्लेक्ट किया है, जिसमें इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। इकोनॉमिक्स भी इस चीज़ को काफ़ी पॉइंटेड करते हैं कि भाई ये अनइवन रिकवरी है, जो कि राइजिंग इन्फेक्शंस की तरफ दिखा रहा है, राइजिंग हो रहा है। और लोकलाइज लॉकडाउन भी बहुत सारे स्टेट में, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक पिकअप पकड़ा है, ठीक। अगर आप बात करें ईजिंग ऑफ लॉकडाउन, जो लॉकडाउन जब से अनलॉकडाउन फर्स्ट हुआ उसके सेकेंड चल रहा है, मई में से जब हुआ, तो जब लॉकडाउन ईज हुआ तो अब देखा गया कि काफ़ी यहाँ पे पहले तो कॉन्ट्रैक्शन था, बट थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा एक्सपेंशन भी होना शुरू हुआ, एक्सपेंड होना शुरू हुआ, पिकअप होना शुरू हुआ। पिकअप किस किस चीज़ में हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, कैपिटल गुड्स में काफ़ी देखने को मिला, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबिलिटी आउटपुट्स में भी हमें पिकअप देखने को मिला है। तो याद रखिए तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी पिकअप देखने को मिला है। तो पहला तो मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है हमारे उसमें पिकअप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हमने देखा कि कैपिटल गुड्स होते हैं उसमें काफ़ी पिकअप देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल और जो नॉन ड्यूरेबल आउटपुट्स होते हैं उसमें भी हमें काफ़ी जो कह सकते हैं कि हमें पिकअप देखने को मिला। वहीं अगर हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चर सेक्टर जो रिकॉर्ड किया गया है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, वो 39.3% का किया गया जो मई में था। बट अगर हम अभी का देखें तो अभी का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा 67.1% हो रहा है अप्रैल में। सॉरी फॉर दैट, अप्रैल में जो था वो 67.1 था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा कम होके आया है, 39.3% था इन मई में, ठीक है। जबकि अभी अगर हम माइनिंग सेक्टर की बात करें तो माइनिंग सेक्टर भी हमारा काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है, वो भी 21% गिरा है। पहले 21% था, सॉरी फॉर दैट, पहले 27% था। इट मीन्स कि पहले 27% था, बट अब वो 21% पे आ गया है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स जो आउटपुट हमें कॉन्ट्राइज किया है, जो अगर हम पहले अप्रैल की डेटा की बात करें तो अप्रैल में वो 92.6% कॉन्ट्रैक्शन था। वहीं मई में ये 64.3% कॉन्ट्रैक्शन आया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का डेटा दे रहा है, याद रखिए ये आईआईपी के थ्रू हमें मिलता है। अब आईआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको हमने बता दिया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस बताते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दिखा है। द आईआईपी फॉर अप्रैल वाज रिवाइज्ड हुआ 57.6%, जो कि अप्रैल में 55.5% पहले था, उससे काफ़ी ये रिवाइज हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा पिकअप हमें देखने को मिला। और उसके बाद अब यहाँ पे अगला न्यूज़ है, एफडीआई एफपीआई इनफ्लो प्रोपेल फॉरेक्स रिजर्व टू रिकॉर्ड द हाई ऑफ 513.35 बिलियन डॉलर। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो 513.25 बिलियन डॉलर रिजर्व में इंक्रीज हो गया है। पहले हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कितना था, 500 बिलियन डॉलर था, बट अब वो 13 बिलियन का और ज़्यादा इसमें हमें
रिजर्व में इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉरेक्स रिजर्व में। तो पहले यहाँ पे हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम एफपीआई और एफडीआई के बारे में समझते हैं कि आखिर ये क्या है। ये दो ऐसी चीज की है, तो इसको मैं आपको एज अ डिफरेंस दिखाता हूँ कि दोनों का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोनों का। अगर हम नाम की बात करें तो नाम का फुल फॉर्म ही अगर देखें तो ये भी है फॉरेक्स। जो हमारा ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट, फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा एफपीआई की बात करें तो एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। अब इनका डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, जो एफडीआई होता है वो एफडीआई हमें रेफर करता है जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ये फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट बनाया जाएगा। ठीक है। फॉरेस्ट जो हमारे फॉरेन, आई एम सॉरी दैट फॉरेस्ट निकल गया मुझसे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एफडीआई के अंदर जाता है। वहीं एफपीआई की बात करें तो एफपीआई कभी भी आपको जो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएगा। वो जो इन्वेस्टमेंट होगा ये भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही होगा, बट ये फाइनेंशियल एसेट्स होगा उनका। अब जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होगा, आपका स्टॉक होगा, ठीक है, कोई बॉन्ड हो गया, उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है तो वो एफपीआई के अंदर में आता है। ठीक है। वहीं अगर रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखिए मैं आपको पूरी तरीके से डिफरेंस बता रहा हूँ। एफपीआई और एफडीआई का जो डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट। अगर रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एफडीआई का जो रोल होता है वो एक्टिव रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें एफपीआई की तो ये पैसिव रोल होता है। ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि नाम से दिख रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का होता है, वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होगा एफपीआई का। बात सही है, क्योंकि एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको एज अ एसेट्स के थ्रू होता है, फाइनेंशियल एसेट्स के थ्रू, तो वो इनडायरेक्टली ही होगा। कंट्रोलिंग की बात करें तो एफडीआई का हाई कंट्रोलिंग होता है, एफपीआई का लो कंट्रोलिंग होता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैंने एफपीआई और एफडीआई की डिफरेंस बता दी। अब जो न्यूज़ है उसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, अगर आप देखें तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी हमारा काफ़ी जंप किया है। जो $6.4 था वीक के एंड में, अगर जुलाई 3 जुलाई तक का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि 6.4 बिलियन था, तो अब कितना फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है वो आपको 513.25 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। अब ये फॉरेक्स रिजर्व आता कहाँ था? याद रखिए ये फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ये रिजर्व आता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलिंग का अगर आप रेट देखें तो कम हो गया। इसकी वजह से क्या है कि हम जो जितना चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन जो होगा, कम्युनिकेशन जो हमारा ड्यूटीज होती है वो कम हो जाता है, तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिशियल हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आए, तो इसलिए अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल जो कोई भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल जो उनके पास फॉरेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको इन्वेस्ट करती है। जैसे आत्मनिर्भर भारत में 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये कहाँ से हुआ है? तो जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होता है इसी के थ्रू, इसी से ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये चीज़ आपको दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि द बॉन्ड राइज इन रिवर्स हैज बीन बोथ अकाउंट ऑफ healthy inflow of a bond in form of foreign portfolio और foreign direct investment। एफपीआई और एफबीआई दोनों में हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में हमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिसमें $6.4 बिलियन का जंप दिखा है किसमें? फॉरेक्स रिजर्व में, जो प्रीवियस वीक हुआ था। जो 26 जून तक की अगर हम बात करें तो 26 जून में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कितना था? 506 बिलियन तक का था। बट अगर अभी की बात करें तो अभी हमारा कितना है? 513.25 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। तो ये आपको जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, बट जो चीज़ जाननी थी वो मैंने बताया। फॉरेक्स रिजर्व आपको बता दिया, एफपीआई बताया, एफडीआई के डिफरेंसेस बता दिए, दोनों के एक्सप्लेनेशन बता दिए। यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है जो लिखा हुआ है कि रूम फॉर मोर फिजिकल सपोर्ट इन इंडिया इन नियर टर्म। आईएमएफ ने किया है। तो पहले तो आईएमएफ के बारे में जानते हैं ये क्या है। तो याद रखिए आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसीज को ज़्यादातर देखती है। ठीक। इसका हेडक्वार्टर की बात करते याद रखिए हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है। इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में हुआ था। यस, 1945 में हुआ था और ये 27 दिसंबर 1945 को एक्चुअल डेट में
इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, याद रखिए इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 189 मेंबर्स होते हैं। अभी इनकी जो हेड है वो उसका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो इसकी हेड है, वहीं चीफ इकोनॉमिक जो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, याद रखिए उनका नाम है गीता गोपीनाथ। क्योंकि वो इंडियन ऑरिजिन की है इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। यहाँ पे आप इनका नाम भी देख सकते हैं लिखा हुआ आईएमएफ ऑफिशियल, जिसमें गीता गोपीनाथ का भी नाम है। ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे दो ऐसी न्यूज़ है जिसको हमें बताना है। एक तो एनसीएलटी का फुल फॉर्म, एनसीएलटी के आया है फॉर्म न्यूज़ में। अब ये एनसीएलटी क्या है, तो देखिए एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। देखिए ट्रिब्यूनल्स है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको ज़रूर कोई डीलिंग होती होगी, कोई डीलिंग होती होगी। ओके, तो लेट्स आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एनसीएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है, तो याद रखिए कंपनी जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके अंदर में आता है। इसको बनाने के लिए किसने रिकमेंडेशन किया था, तो याद रखिए एराडी कमेटी जो थी, जो बालकृष्ण एराडी कमेटी है, जो जस्टिस बालकृष्ण एराडी थे, उन्होंने उनकी कमेटी ने इसको रिकमेंडेड किया था इसको बनाने के लिए। बट एनसीएलटी का जो ये ट्रिब्यूनल है, इसकी कहीं तो अपील होती होगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल में अपील भी होना जरूरी होता है। तो अपील जो होगा वो एनसीएलएटी में होता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसकी अपील होती है। वहीं एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ये क्या होती है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेशनल जो हमारा एन ए है, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, ये एक्चुअली ये कंस्टिट्यूट किया गया था सेक्शन ऑफ 177। इसको बनाया गया है सेक्शन ऑफ 171, जो सेक्शन ऑफ 177 ऑफ जीएसटी एक्ट 117 के सेक्शन 177 में आया। एक्चुअली ये क्या काम करती है, बेसिकली मैं काम इसका आपको बताता हूँ। इसका जो काम होता है, जो जीएसटी, जो लोग जीएसटी पेमेंट नहीं करते हैं या जीएसटी में थोड़ा सा जो कहते हैं जीएसटी में थोड़ा सा नाकामी करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। तो ओके, दैट इज इट टुडे फ्रॉम ऑनवर्ड। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।